जब कहानी की शुरुआत होती है तो हमें जून वू नाम का एक लड़का दिखाई देता है। वो फ्रेश होकर बाहर आता है तो उसे एक नोट मिलता है जिसमें उसके माम, डैड और छोटी सिस्टर ने लिखा होता है कि वो किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और खाना भी नहीं बना पाए, इसलिए तुम बाहर जाकर कुछ खा लेना। ये पढ़ने के बाद जून वू सोचता है कि बाद में जाकर कुछ खा लेगा और फिर अपने गेम की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देता है। असल में जून वू एक यूट्यूबर होता है। इसी दौरान उसकी स्ट्रीम देख रहे व्यूअर्स उसे कहते हैं कि जल्दी न्यूज चलाकर देखो, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। ये सुनकर वो तुरंत न्यूज देखने लगता है। उसी समय उसके फोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट भी आ जाता है और बाहर से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। जब वो बाहर झांक कर देखता है तो सड़क पर हर तरफ भगदड़ मची हुई होती है। लोग जान बचाकर भाग रहे होते हैं जबकि कुछ लोग पागलों की तरह दूसरों को काट रहे होते हैं। तभी अचानक एक बड़ा एक्सीडेंट होता है और उसके बाद जोरदार ब्लास्ट भी हो जाता है। उसी समय जून वू देखता है कि एक लड़की अपनी माँ से लिपटी हुई होती है, लेकिन अगले ही पल वो अचानक अजीब तरह से व्यवहार करने लगती है और अपनी ही माँ को काट कर मार देती है। इतने में जून वू के घर के बाहर भी किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो धीरे धीरे डोर खोलकर देखता है, तभी एक आदमी अचानक उसके घर के अंदर घुस जाता है। जून वू उसे बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी घबराकर कहता है कि उसके घर में उसके ब्रदर ने अचानक पागलों जैसी हरकतें करनी शुरू कर दी और उसी पर हमला कर दिया, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए यहाँ छिपना चाहता है। शुरुआत में जून वू मना करता रहता है, लेकिन जब वो आदमी सिर्फ टॉयलेट यूज करने की परमिशन मांगता है तो जून वू मान जाता है। उसी समय न्यूज में बताया जा रहा होता है कि साउथ कोरिया में एक बेहद डेंजरस वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। जो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो रहा है वो बेहद अग्रेसिव बनकर मॉन्स्टर्स की तरह लोगों को काट रहा है और उन्हें भी इन्फेक्टेड कर रहा है। न्यूज में ये भी बताया जाता है कि अगर किसी की आंखों से खून निकलने लगे तो समझ जाइए कि वो इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। इतने में वो आदमी टॉयलेट से बाहर आता है और कहता है कि वो थोड़ा और यहीं रुकना चाहता है, लेकिन तभी जून वू देखता है कि उस आदमी को भी किसी ने काट लिया था। देखते ही देखते उसकी आंखों में खून भरने लगता है और वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। इसके बाद वो सीधे जून वू पर हमला कर देता है, लेकिन जून वू किसी तरह बहुत मुश्किल से उसे घर से बाहर धक्का देकर निकाल देता है और तुरंत डोर को मजबूती से लॉक कर देता है ताकि कोई भी दोबारा अंदर ना आ सके। उधर ये भयानक वायरस बहुत तेजी से फैलता जाता है और देखते ही देखते पूरा साउथ कोरिया एक नरक में बदल जाता है। इसके बाद जून वू डोर के सामने रेफ्रिजरेटर लगाकर उसे और भी मजबूत बना देता है। फिर वो अपने बाहर गए फैमिली मेंबर्स को बार बार कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क बहुत कमजोर होने की वजह से कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पाती। थोड़ी देर बाद जैसे ही थोड़ा सिग्नल आता है उसे अपने फादर का एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि बाहर की सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए चाहे कोई भी आए डोर बिल्कुल मत खोलना। हम भी जल्द से जल्द घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक तुम्हें हर हाल में सरवाइव करना होगा। ये मैसेज पढ़ने के बाद जून वू फैसला करता है कि उसे किसी भी कीमत पर जिंदा रहना है। वो घर में मौजूद सारे फूड आइटम्स को एक जगह इकट्ठा करता है और हिसाब लगाने लगता है कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में खानी होगी ताकि वो ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर सके। लेकिन सच ये था कि उसके घर में खाने का सामान भी बहुत कम बचा था। इसके बाद जून सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे थोड़ा बहुत मोबाइल सिग्नल मिलने लगता है, इसलिए वो सबसे पहले अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। फिर वो सोशल मीडिया खोलकर देखता है जहां बचे हुए सर्वाइवर्स अपनी अपनी लोकेशन पोस्ट कर रहे होते हैं। तब जून भी एक बोर्ड पर अपने अपार्टमेंट का नाम और रूम नंबर लिखता है, उसकी फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। उसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपना फोन एक ड्रोन से बांध देता है और ड्रोन को ऊपर उड़ाता है। जैसे ही ड्रोन ऊपर जाता है वैसे ही थोड़ा बेहतर नेटवर्क मिलने लगता है। ये देखकर जून बहुत खुश हो जाता है और ईयरफोन्स लगाकर अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है। इसके बाद वो टाइम पास करने के लिए गेम स्ट्रीम करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसी बीच जब वो आराम कर रहा होता है तभी उसे किसी के तेजी से भागने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है तो एक बुलेट आकर उसके अपार्टमेंट में लगती है। तभी उसे पता चलता है कि एक पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचाकर भाग रहा है। वो पुलिस ऑफिसर पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और उसे घसीटकर ज़ॉम्बीज की भीड़ के बीच ले जाते हैं। जून उनका ध्यान भटकाकर पुलिस ऑफिसर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आती। आखिर में ज़ॉम्बीज उस पुलिस
पुलिस ऑफिसर को भी काट कर इन्फेक्टेड कर देते हैं। उसी समय जून को अपने अपार्टमेंट के डोर पर कुछ आवाज सुनाई देती है। वो गोल्फ बैट उठाकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसके अपार्टमेंट के अंदर घुस आता है और उस पर हमला करके उसे खाने की कोशिश करता है। तब जून एक प्लान बनाता है और बैल्कनी में जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही ज़ॉम्बी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जून नीचे लटक जाता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी बैल्कनी से नीचे गिरकर मर जाता है, जबकि जून पाइप पकड़कर लटका रहता है। तभी उसे नीचे वही पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है, जो अब ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। इसके बाद जून वापस अंदर आकर डोर लॉक कर देता है, लेकिन तभी उसकी नजर फ्रिज पर पड़ती है। ज़ॉम्बी के अंदर घुसने की वजह से फ्रिज का सारा खाना नीचे गिरकर खराब हो चुका होता है। ये देखकर जून पूरी तरह टूट जाता है। फिर वो कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है और बताता है कि सर्वाइवल का ये उसका दूसरा दिन है, आज वो कैसे जिंदा बचा और पूरे दिन उसके साथ क्या क्या हुआ। इसके बाद सीन सीधे 7वें दिन पर पहुंच जाता है। अब जून के पास खाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा होता, इसलिए वो घर में रखी वाइन पीना शुरू कर देता है और अपार्टमेंट की सभी विंडोज भी कवर कर देता है। इसी दौरान वो टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। तभी उसे एक नूडल्स का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है, जिसे देखकर उसका भी नूडल्स खाने का मन करने लगता है। इसलिए वो अपने पास बचा हुआ आखिरी नूडल्स भी बनाकर खा लेता है। यानी अब जून के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता। उसी समय गलती से बॉटल का सारा पानी जमीन पर गिर जाता है। तब उसे एहसास होता है कि घर में अब एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से वो जमीन पर गिरा हुआ पानी ही चाट कर पी लेता है। इसी तरह किसी तरह सर्वाइवल करते करते वो 10वें दिन तक पहुंच जाता है। तभी उसे याद आता है कि FM रेडियो की मदद से इमरजेंसी नंबर से कांटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन FM रेडियो चलाने के लिए वायर्ड ईयरफोन्स की जरूरत होती है। वो पूरे घर में बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे सिर्फ वायरलेस ईयरफोन्स ही मिलते हैं। इसके बाद और 5 दिन बीत जाते हैं और अब 15वां दिन आ जाता है। अब कई दिनों से बिना खाने और बिना पानी के सिर्फ वाइन पी पी कर उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। उसी समय उसे ऐसा दिखाई देता है कि उसके पिता, माँ और बहन घर का डोर खोलकर अंदर आ रहे हैं। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि ये सब सिर्फ उसका सपना था। अब उसे समझ नहीं आता कि क्या करे और वो जोर जोर से रोते हुए वहीं लेट जाता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने माता पिता की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत सेल्फी स्टिक लेकर घर से बाहर नेटवर्क वाली जगह पर पहुंचता है ताकि उस वॉइस मैसेज को सुन सके। उस मैसेज में उसके माता पिता कहते हैं कि तुम घर में सुरक्षित रहना, हम भी जल्द वापस आ रहे हैं। लेकिन उसी दौरान ज़ॉम्बीज उन दोनों पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार डालते हैं। ये बात पता चलते ही उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो घर में रखा टीवी तोड़ देता है। अब उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा, इसलिए वो घर से बाहर निकलकर जिस भी ज़ॉम्बी को देखता है उस पर हमला करने लगता है। इसी दौरान वो देखता है कि जो आदमी पहले उसके घर में घुसा था वो अब खुद एक ज़ॉम्बी बन चुका है। उसी समय उसकी नजर एक लेडी पर पड़ती है जिसे ज़ॉम्बीज काटकर इन्फेक्टेड कर देते हैं। कुछ ही देर में सभी ज़ॉम्बीज को जून की मौजूदगी का पता चल जाता है और वो चारों तरफ से उस पर हमला करने दौड़ पड़ते हैं। किसी तरह जून एक सुरक्षित जगह पर छिप जाता है। जब ज़ॉम्बीज वहां से चले जाते हैं तो वो धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए वापस अपने घर पहुंच जाता है और अंदर से डोर लॉक कर देता है। ज़ॉम्बीज अंदर घुसने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें अंदर नहीं आने देता। इसी तरह देखते ही देखते 20 दिन बीत जाते हैं। तभी बाहर किसी बड़े ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। जून बाहर आकर देखता है कि मिलिट्री पूरे सिटी पर बॉम्बिंग कर रही है ताकि सभी ज़ॉम्बीज को खत्म किया जा सके। इस ब्लास्ट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है और सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स ही जलती रहती हैं। इसके बाद जून आखिरी बार एक वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। आखिर में वो ये सोच लेता है कि अब जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है और अपनी जान लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाला होता है, उसी समय कोई लेजर लाइट से उसे इशारा करके रोकता है और ऐसा मत करो ये बताने की कोशिश करता है। जून किसी तरह खुद को संभालता है और सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखता है। वहाँ उसकी तरह ही एक लड़की भी जिंदा बची होती है। उसे देखकर जून की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तब वो लड़की उससे कहती है कि कल सुबह ठीक 7 बजे मैं तुमसे मिलूंगी। जून भी उसकी बात मान जाता है, क्योंकि अब उसे दोबारा जीने की एक नई वजह मिल चुकी होती है। उधर हमें उस लड़की का घर दिखाया जाता है। वो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अपने घर में कई तरह के ट्रैप्स लगा कर रखती है। इन्हीं ट्रैप्स की वजह से वो इतने दिनों से जिंदा रह पाई होती है। अगले दिन जब जून वू की आंख खुलती है तब सुबह के 11 बज चुके होते हैं। वो बैल्कनी में आकर बाहर देखता है तो सामने किम भी बाहर खड़ी होती है। तब जून वू अपने फोन की मदद से उसे बताता है कि मेरा नाम जून वू है। तब किम भी अपना नाम बताती है कि मेरा नाम किम है।
दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं। तभी किम के घर के अंदर से कोई आवाज आने लगती है, इसलिए वो कहती है कि मैं शाम 7 बजे फिर मिलूंगी और तुरंत अंदर चली जाती है। तभी हमें पता चलता है कि किम के लगाए हुए ट्रैप में एक ज़ॉम्बी फंस गया है, जिसे किम बिना देर किए मार देती है। शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो जाती है। जुनवू बारिश का पानी इकट्ठा करने लगता है। उधर किम भी पानी जमा कर रही होती है। तभी उसकी नजर जुनवू की बिल्डिंग पर जाती है। वो देखती है कि 8वीं मंजिल पर कोई ज़ॉम्बी नहीं है। तेज बारिश के बावजूद नीचे ज़ॉम्बीज लगातार घूम रहे होते हैं। अगले दिन ठीक शाम 7 बजे किम फिर बाहर आती है, लेकिन जुनवू इतनी भूख से कमजोर हो चुका होता है कि उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। किम ये बात समझ जाती है। वो एक बॉल में रोप बांधकर उसके फ्लैट तक फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन बॉल बीच में ही नीचे गिर जाती है। तब जुनवू अपने ड्रोन की मदद से रोप उसकी तरफ पहुंचा देता है। इसके बाद किम उस रोप से एक बैग उसके फ्लैट तक भेज देती है। जुनवू जब बैग खोलकर देखता है तो उसमें थोड़ा सा खाना और पानी रखा होता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और खाते खाते किम को थैंक यू कहने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर नीचे जाती है, जहाँ एक ज़ॉम्बी उसी रोप को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। उस रोप के खींचने से एक टेबल किम को जोर से लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। अब ज़ॉम्बी उसी रोप के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है। जुनवू उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। आखिर में वो अपना ड्रोन भेजकर ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है। उसी समय उसके फ्लैट के बाहर भी कई ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो जाते हैं। इधर ज़ॉम्बी ड्रोन को ही पकड़ लेता है और किम के फ्लैट के अंदर घुसने ही वाला होता है, लेकिन तभी किम को होश आ जाता है और वो तुरंत ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है। इस तरह वो बाल बाल बच जाती है। उधर जुनवू सोचने लगता है कि इतने कम खाने से वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा, इसीलिए वो बाहर जाकर फूड ढूंढने का फैसला करता है। सारी तैयारी करने के बाद वो धीरे धीरे फ्लैट से बाहर निकलता है। बाहर आकर वो देखता है कि वहाँ कोई ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दे रहा। तभी वो एक मरे हुए सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर उसकी की लेने लगता है, लेकिन पास में ही एक ज़ॉम्बी घूम रहा होता है। जुनवू किसी तरह वही की इस्तेमाल करके एक फ्लैट के अंदर घुस जाता है। उस फ्लैट में उसे कोई जिंदा इंसान नहीं मिलता, सिर्फ एक डेड बॉडी पड़ी होती है। वो फ्रिज खोलकर देखता है तो उसमें थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है। खाना लेकर वो उसी कमरे में लौटता है जहाँ डेड बॉडी पड़ी होती है। वहीं उसे एक वायर्ड ईयरफोन और एक जैकेट भी मिलती है। वो जैकेट पहन लेता है और उसी कमरे से उसे 2 वॉकी टॉकीज भी मिल जाती हैं। जैसे ही वो उन्हें उठाता है, अचानक एक ज़ॉम्बी कमरे के अंदर घुस आता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन जुनवू किसी तरह उससे बचकर भाग निकलता है और वापस अपने फ्लैट में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद जून अपने पास बचा हुआ खाना खाने लगता है। साथ ही ईयरफोन्स को फोन में लगाकर इमरजेंसी चैनल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि किसी से हेल्प मिल सके, लेकिन इस बार भी कोई कनेक्शन नहीं हो पाता। इसके बाद वो कुछ फूड आइटम्स एक बैग में रखकर किम के घर भेज देता है। अगली सुबह जब जून अभी सो रहा होता है, तभी दूसरे वॉकी टॉकी से किम उससे बात करती है, क्योंकि जून ने खाने के साथ एक वॉकी टॉकी भी भेजा था। जून उससे पूछता है कि खाना कैसा था। किम मुस्कुराकर कहती है कि खाना बहुत अच्छा था और खाना भेजने के लिए थैंक यू। तब जून भी उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि तुम लोगों ने भी मुझे खाना दिया था और जब मैं मरने वाला था तब मेरी जान भी बचाई थी। इसके बाद किम भी जून के लिए नूडल्स भेजती है। फिर दोनों अपने अपने घर में वही नूडल्स बनाकर खाते हैं और वॉकी टॉकी पर अलग अलग बातें करते रहते हैं। उसी समय उन्हें बाहर से किसी आवाज के आने की साउंड सुनाई देती है। पहले दोनों को लगता है कि शायद बारिश होने वाली है, लेकिन जब वो बाहर देखते हैं तो वहाँ बारिश नहीं हो रही होती, बल्कि ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड किम के अपार्टमेंट में घुस रहा होता है। आखिर वो वहाँ क्यों आए हैं, ये बात दोनों में से किसी को भी समझ नहीं आती। इसी दौरान किम से गलती से कुछ सामान गिर जाता है, जिससे तेज आवाज हो जाती है। आवाज सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज उसके फ्लैट के डोर के पास पहुंच जाते हैं। तभी किम के पड़ोस वाले फ्लैट में अचानक फोन बजने लगता है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज उस फ्लैट की तरफ भाग जाते हैं। असल में वो फोन किसी और ने नहीं बल्कि जून ने किया होता है। इसके बाद जून और किम दोनों अपना जरूरी सामान पैक कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने फैसला किया होता है कि अब उन्हें बिल्डिंग की 8th फ्लोर पर जाना होगा, जहाँ कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है, क्योंकि जिंदा बचने का अब उनके पास यही आखिरी रास्ता था। इसके बाद किम अपने फ्लैट में रोप बांधकर बहुत हिम्मत के साथ बिल्डिंग से नीचे उतरने लगती है। जैसे ही वो नीचे पहुंचती है, ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। किम भी पूरी ताकत से उनसे लड़ते हुए किसी तरह जून की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या लगातार बढ़ती ही जाती है। इसी बीच एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करके उसे इन्फेक्ट करने ही वाला होता है। तभी ठीक उसी समय जून वहां पहुंच जाता है और उस ज़ॉम्बी पर हमला करके किम की जान बचा लेता है। इसके बाद दोनों
दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और 8th फ्लोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज उनका पीछा नहीं छोड़ते। किसी तरह दोनों बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, डोर बंद करके लिफ्ट में घुस जाते हैं। फिर जब वो अपनी योजना के मुताबिक 8th फ्लोर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सचमुच वहां एक भी ज़ॉम्बी नहीं है। पूरा फ्लोर बिल्कुल साफ और शांत दिखाई देता है। इसीलिए दोनों किसी ऐसे हाउस की तलाश करने लगते हैं जहां वो सुरक्षित होकर खुद को लॉक कर सकें। लेकिन तभी उनके पीछे एक ज़ॉम्बी आकर खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो जाते हैं। अब दोनों को समझ नहीं आता कि क्या करें। तभी जून बीच में एक गेट लगाकर ज़ॉम्बीज को रोकने की पूरी कोशिश करता है। उधर किम किसी हाउस की तलाश कर रही होती है। तभी एक आदमी उसे खींचकर अपने हाउस के अंदर ले जाता है। जून भी ज़ॉम्बीज से लड़ रहा होता है। तभी वही आदमी एक स्मोक बॉम्ब फेंकता है और जून को भी हाउस के अंदर ले आता है। उस आदमी का नाम बीसू होता है। वो भी किम और जून की तरह अब तक जिंदा बचा हुआ होता है। लेकिन किम और जून को अभी भी उस पर भरोसा नहीं होता। उन्हें शक होता है कि आखिर उसने उनकी जान क्यों बचाई। फिर बीसू दोनों को बैठाकर बात करने लगता है। तभी पता चलता है कि उसके पास सर्वाइवल के लिए बहुत सारा फूड और सामान मौजूद है। वो दोनों को पीने के लिए पानी देता है और पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। जैसे ही दोनों हाँ कहते हैं वो उन्हें खाने के लिए खाना भी दे देता है। खाना खाते खाते बीसू बताता है कि रेस्क्यू टीम जिंदा बचे हुए लोगों को बचा रही है और वो लोग जल्द ही यहाँ भी पहुंचेंगे। उसे ये बात रेडियो से पता चली थी। ये सुनकर किम और जून दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन खाना खाते खाते अचानक दोनों बेहोश होने लगते हैं। जैसे ही जून बेहोश होता है बीसू उसके हाथ पर कट लगा देता है। इसके बाद वो आधी बेहोश किम को एक रूम में ले जाकर उसके हाथ पर भी कट लगाता है और उसे उसी रूम में लॉक कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि उस हाउस के अंदर पहले से ही एक ज़ॉम्बी मौजूद है। असल में वो ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि बीसू की अपनी वाइफ होती है। बीसू चाहता था कि किम को उस ज़ॉम्बी का खाना बना दे। इसके बाद वो धीरे धीरे उस बेल्ट को खोलने लगता है जिससे ज़ॉम्बी बंधी हुई थी ताकि वो किम पर हमला कर सके। उसी समय जून को होश आ जाता है और वो खुद को आजाद कर लेता है। फिर वो बीसू पर गन तान कर कहता है कि किम को तुरंत बाहर लेकर आओ। लेकिन बीसू उसकी बात मानने के बजाय ज़ॉम्बी को छोड़ देता है। जून किसी तरह उस बेल्ट को पकड़ लेता है लेकिन बीसू उसे मारने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक बेल्ट जून के हाथ से छूट जाती है। अब रूम के अंदर से किम की भी कोई आवाज नहीं आती और ज़ॉम्बी की भी कोई आवाज सुनाई नहीं देती। ये देखकर बीसू घबरा जाता है और ये देखने के लिए रूम के अंदर जाता है कि कहीं किम ने उसकी वाइफ को मार तो नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है किम उसी ज़ॉम्बी को बीसू की तरफ धक्का दे देती है। ज़ॉम्बी तुरंत बीसू को काट लेती है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब किम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो बीसू और ज़ॉम्बी दोनों को शूट कर देती है। गन की आवाज सुनते ही बिल्डिंग में मौजूद सभी ज़ॉम्बीज किम और जून की तरफ यानी 8th फ्लोर की ओर दौड़ने लगते हैं। इसके बाद किम जून के पास आती है और उसे गन देकर कहती है कि मैं ज़ॉम्बी बनने से पहले तुम मुझे मार दो और उसके बाद तुम भी खुद को शूट करके मर जाना। ये बात एक्सेप्ट करना जून के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब उसे भी लगने लगता है कि ज़ॉम्बीज बनकर मरने से अच्छा है कि शूट होकर ही मर जाए। इसलिए जून किम को शूट करने के लिए तैयार ही हो रहा होता है। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। जब दोनों बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे होते हैं। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाकर रहना होगा। इसलिए सबसे पहले वो बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज पर स्मोक बॉम्ब्स फेंकते हैं। फिर उन ज़ॉम्बीज से फाइट करते हुए आगे बढ़ते हैं और किसी तरह टॉप फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हुए ऊपर आने लगते हैं। तभी जून उन ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है और किम से कहता है कि तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आता हूँ। किम भी ऊपर पहुंच जाती है लेकिन वहां पहुंचकर देखती है कि कोई भी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है। उधर जून भी उन ज़ॉम्बीज को रोकते हुए बड़ी मुश्किल से टॉप फ्लोर तक पहुंच जाता है और डोर को लॉक कर देता है। तभी उसे भी पता चलता है कि यहाँ कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया है। ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन तभी ज़ॉम्बीज डोर तोड़कर उनकी तरफ आने लगते हैं। जून उन्हें शूट करने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसकी बुलेट्स भी खत्म हो जाती हैं। अब दोनों को लगता है कि उनकी जिंदगी यहीं खत्म होने वाली है और दोनों रोने लगते हैं। तभी अचानक बिल्डिंग के नीचे से एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ऊपर आता है। उसमें मौजूद सोल्जर्स ज़ॉम्बीज पर अटैक करते हैं और जून और किम दोनों को हेलीकॉप्टर के अंदर सुरक्षित ले लेते हैं। इसके बाद दोनों को एक सेफ जगह पर ले जाया जाता है। तभी उनके फोन्स में भी सिग्नल आने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने सर्वाइव करने की पोस्ट की थी उन सभी को अब रेस्क्यू कर लिया गया है। जून ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि वो अभी जिंदा है और इसी वजह से अब जून और किम दोनों की जान बच जाती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये मूवी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इस मूवी में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, फ्लिक्स और मूवीज।